मेरी उम्र 26 साल है और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मेरे जन्म के बाद ही माँ एक रोड एक्सीडेंट में चल बसी थी। उस समय मेरी बड़ी बहन की उम्र 14 साल की थी। मेरी दादी और मेरे पिता ने मुझे पाला था। मेरी दादी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिताजी से दूसरी शादी पर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी दूसरी शादी पर राजी नहीं हुए। वो मुझे किसी दूसरी औरत की गोद में नहीं डालना चाहते थे। दादी ने पिताजी को बहुत समझाना चाहा, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। फिर मजबूरन दादी ने ही मेरी परवरिश करी, लेकिन दादी भी बस 6 साल तक ही मेरा साथ दे पाई थी। एक दिन वो भी हम तीनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। पिताजी दादी की मौत के बाद टूट कर रह गए थे। मुझे संभालना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उस वक्त 6 साल की थी। दीदी भी उस समय कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती थी और पिताजी भी नौकरी पर जाते थे। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। ऐसे में उन दोनों में से एक भी मेरी ड्यूटी करने के काबिल नहीं थे। पिताजी अगर काम छोड़कर बैठे तो घर का खर्च कैसे पूरा होता और फिर दीदी की पढ़ाई पर भी असर पड़ता। आखिरकार दीदी ने ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और उन्होंने घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। मैं भी अभी उस वक्त तीसरी क्लास में थी। सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए जाती। दीदी हम तीनों के लिए नाश्ता बनाती और तैयार करके मुझे स्कूल छोड़कर आती और फिर घर के सारे कामकाज खुद करती। फिर दीदी मेरे आने तक दोपहर का खाना भी तैयार करके रख देती और फिर मुझे स्कूल से खुद वापस लेकर आती। मेरी दीदी मेरे हर छोटी मोटी ख्वाहिशें और ज़रूरत को खुद पूरा करती। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी कट रही थी कि कुछ साल बाद मेरे पिताजी ने दीदी को शादी करने के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन दीदी शादी से हमेशा ही इनकार करती थी क्योंकि उन्हें मेरी पढ़ाई की काफ़ी चिंता रहती थी। दीदी हमेशा पढ़ाई का बहाना लगा देती रहती कि उसे और पढ़ना है और कुछ काबिल बनना है, इसलिए वो तब तक शादी नहीं करेगी। एक दिन मैं स्कूल से आकर सो गई और सोकर उठी तो दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दीदी पर पड़ी जो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही थी। मैं उठकर दीदी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दीदी जो अपने बालों को संवार रही थी, अचानक ही उन्होंने अपने हाथ रोक लिया और मुझे कहने लगी, अच्छा हुआ तुम जाग गई, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे बाद वापस लौटूंगी, तब तक तुम अंदर से दरवाज़ा को अच्छे से बंद कर लेना और कोई भी शरारत मत करना। मैंने दीदी की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और सिर हिलाकर कह दिया कि ठीक है दीदी, आप चली जाओ। जब दीदी घर से चली गई तो मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया। फिर 1 घंटे बाद दीदी भी वापस आ गई। फिर हर दिन ऐसा ही होने लगा। दीदी अक्सर काम का बहाना करके 1 घंटे तक बाहर ही रहने लगी और पिताजी के घर आने से पहले ही वापस आ जाती। अब मैं 8th क्लास में आ गई थी। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते चले गए थे। दीदी की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और दीदी की बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। एक दिन पिताजी टाइम से पहले ही घर आ गए। शाम के लगभग 7 बज रहे थे जब दीदी घर पर दाखिल हुई। उनके साथ एक लड़का भी जिसका चेहरा ढका हुआ था और उसके साथ दीदी ने भी शादी का लाल जोड़ा पहना था। मैं और पिताजी ये सब देखकर दंग रह गए। पिताजी ने भी ये सवालिया नज़र दीदी पर डालते हुए देखा तो दीदी तुरंत हकलाते हुए कहने लगी, पिताजी मैं इस लड़के से शादी कर ली है, ये लड़का मेरा पति है। पिताजी ने गुस्से में दीदी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसके बाद एक नज़र पिताजी ने मुझे भी गुस्से से देखा। पिताजी ने कहा, इस लड़के को अंदर ले जाओ। पिताजी का कहना मानते हुए मैं लड़के को अंदर लेकर चली गई। अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने सेहरा उठाया तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई, जिसको दीदी अपना पति बनाकर लाई थी। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वो लड़का लगभग मुझसे उम्र में 3 या 4 साल बड़ा होगा। लड़के को देखकर मुझे भी बहुत पसंद आया था, पर दीदी ने शादी किस अंजाम में की थी मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़का बहुत मायूस और शर्माया हुआ बैठा था। उसे देखकर मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। मैं इस लड़के को कमरे में बिठाकर बाहर आ गई थी। पिताजी ने काफ़ी देर तक दीदी की क्लास लगाई रखी थी। उनका कहना था कि ऐसे किसी लड़के से शादी कर लेना ये कौन सा तरीका है।
ये लड़का कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ पर है, क्या करता है। अगर वो पिताजी को बताती तो पिताजी खुद उनकी शादी इज्जत से कर देते, लेकिन अब जो हुआ सो हो गया। दीदी ने पिताजी से बहुत माफ़ी मांगी। इस लड़के का नाम अंकित है और इसके माँ बाप की मौत आज से 3 साल पहले ही हो चुकी है। इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं शादी करके अपने घर में ले आई और ये आज से हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर किसी दूसरे घर में नहीं जाना चाहती। मेरी छोटी बहन भी अभी पढ़ाई कर रही है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी पढ़ाई पर कोई परेशानी आए। और जहाँ मैं काम करती हूँ ये वहाँ की बगल वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन पिताजी ने दीदी की खूब बेइज्जती की थी। अगले कुछ दिनों के बाद वो लड़का जिसका नाम अंकित था, जो मेरे जीजाजी थे, अब हम लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल गए। क्योंकि हम उम्र की होने की वजह से मैं उनके साथ अच्छे से बातचीत कर पा रही थी। जब मैं जीजाजी का नाम लेती तो पिताजी मुझ पर खूब गुस्सा होते, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें जीजाजी कहना शुरू कर दिया। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। हम जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन हमारी खुशियों को कहीं ना कहीं हमारी ही नज़र लग जाती है। एक दिन पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। खैर, जिंदगी की गाड़ी कब किसी के जाने से रुकी थी जो अब रुकती। हमें भी आखिरकार पिताजी की मौत पर सब्र आ गया था। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरी जीजाजी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दीदी को अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता। उनकी तनख्वाह भी जीजाजी के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हम उनके पीछे से घर को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। हम दोनों की आपस में दोस्ती देखकर दीदी हमेशा हमें साथ देखकर जल भुन जाती थी। दीदी और जीजाजी की हालत देखकर मैं खूब मजाक उड़ाती। एक दिन हम सब ने बाहर घूमने का प्लान किया। उस दिन दीदी की छुट्टी थी। उस दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जीजाजी ने भी जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने जीजाजी को जाने के लिए ज़बरदस्ती मना लिया। उनके जाने के बाद मैं वही हाल में सोफे पर लेट गई। अभी उन दोनों को गए हुए कुछ ही देर गुजरे थे कि अचानक दरवाजे पर शोर की आवाज़ आई। मैं सोफे से उठने ही वाली थी कि इतनी ही देर में जीजाजी रोते हुए घर में दाखिल हुए। मैं हैरान होकर खड़ी थी और स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। दीदी बार बार जीजाजी से उनके किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। दीदी बार बार गुस्से से जीजाजी को मार रही थी, लेकिन जीजाजी बार बार दीदी के आगे मिन्नतें कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है, जबकि मैं चुपचाप खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। दीदी जीजाजी की किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। इसके बारे में आज तक मुझे उन्होंने नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में न जाने क्या क्या सोच रही थी। कुछ देर बाद दीदी अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद जब अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। उन्होंने जीजाजी की तरफ गुस्से से नज़र से देखा और घर से बाहर निकलकर चली गई। उन्होंने एक बार भी मुड़कर मुझे देखना गवारा नहीं समझा। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ था। वो तो चली गई थी, लेकिन उस वक्त जीजाजी की हालत बेहद ख़राब हो रही थी। मैंने फ़ौरन से जीजाजी को हाथ से उठाया और उन्हें सहारा देते हुए कमरे तक ले गई थी और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मेरे जीजाजी देखने में भी बहुत मायूस थे। वो बहुत शरीफ इंसान थे। आज तक उन्होंने कभी दीदी से या मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और आज दीदी ने इस अंदाज में वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे। जीजाजी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो बार बार दीदी को पुकार रहे थे। उन्हें संभालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। अगली सुबह जब दीदी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि दीदी के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वो लेटर उनकी जॉब पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब दीदी की दूसरी शहर में पोस्टिंग हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ दीदी का ट्रांसफ़र हुआ है, वरना मुझे तो लगा दीदी कहीं गुस्से में तो घर छोड़कर नहीं चली गई। ये तो अच्छा हुआ पता चल गया कि दीदी कहाँ गई है, वरना ना जाने जीजाजी का रो रो के क्या हालत हो जाती। दीदी ने जीजाजी की ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे दीदी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और जीजाजी ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जीजाजी दीदी को बहुत याद करते थे। उन्होंने दीदी की वजह से खाना पीना भी छोड़ दिया था। मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि खाना पीना छोड़ने से कुछ हल नहीं होगा।
मैं जानबूझकर ऐसे चुटकुले मारती ताकि उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। मुझे दीदी की अब बिल्कुल भी याद नहीं आती थी, बल्कि मैं तो अब खुश थी कि अच्छा हुआ वो घर से चली गई। जैसा स्वरूप दीदी ने जियाजी के साथ किया था, उस हिसाब से मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, दिन गुजरते चले गए और मेरा MBBS भी हो गया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं MBBS की डिग्री लेकर घर पर पहुंची तो मैं खुशी के मारे अपने जीजाजी को कसकर गले लगा लिया और जीजाजी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगी और वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। मेरी इस खुशी पर जीजाजी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम डॉक्टर बन गई हो और तुम्हारे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी आ गई है। अब तुम ये बताओ, मुझे तुम कहाँ ट्रीट दोगी? मैंने जीजाजी से कहा, आप जहाँ भी मांगे मैं आपको वहाँ ट्रीट दूंगी। तो जीजाजी ने मुझसे कहा कि ठीक है, चलो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने जीजाजी को गले में हाथ डालकर कहा, ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बताएं आपको कहाँ जाना है? जीजाजी के हंसने की आवाज़ सुनकर मैं भी खुश हो गई थी। आज इतने दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी। वो देखकर मैं बहुत खुश थी। मेरे कान तो जीजाजी की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार जीजाजी की तरफ देखी जा रही थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं हमेशा अपने जीजाजी को ऐसे ही खुश रखूंगी। उनको खुश देखकर मैं सोचने लगी कि जीजाजी की शादी मुझसे हुई होती तो आज मैं उन्हें बहुत खुश रखती, क्योंकि मेरे जीजाजी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। मगर अब क्या हो सकता था, किस्मत में जो लिखा था वो होकर ही रहता है। मैं इन्हीं सोचों में गम थी। तभी अचानक जीजाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़कर हिलाया। मैं अचानक होश में आई और घबरा गई, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई थी। मैं एकदम से जीजाजी से नजरें चुराने लगी और इधर उधर देखने लगी। जीजाजी ने मुझसे पूछा कि ख्यालों में खोई हो। जीजाजी का सवाल सुनकर मैं फिर से जीजाजी की तरफ ध्यान दिया। एक दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं कि मैं आखिर किसके बारे में सोच रही हूं, मगर फिर मैं अजीब सा रिएक्शन बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने जीजाजी से कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई ताकि कपड़े चेंज करके रेडी हो जाऊं। लगभग 20 मिनट के बाद मैं तैयार होकर अपने घर से बाहर आई और गेट के बाहर खड़ी हुई तो जीजाजी पहले से ही बाइक लेकर खड़े थे। जीजाजी को देखकर मैंने उन्हें कहा कि आप आज काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर मैं बाइक के पीछे बैठ गई और जीजाजी बाइक चलाने लगे। आज पहली बार मैं जीजाजी की बाइक के पीछे बैठी थी। जीजाजी बाइक काफ़ी तेज चला रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ये देखकर मैं भी बहुत खुश थी। गाड़ी तेज चलाने की वजह से मैंने जीजाजी से कहा कि आप थोड़ा धीरे चलाएं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इससे पहले आज तक किसी भी लड़के की बाइक के पीछे नहीं बैठी थी। यूं ही मस्ती मजाक करते हुए हम लोग मॉल तक पहुंच गए। जीजाजी ने गाड़ी मॉल के बाहर लगाकर मॉल के अंदर चले गए। वहां जाकर हम लोगों ने खूब शॉपिंग की। मैंने जीजाजी के लिए आज बहुत अच्छी अच्छी शर्ट भी ली, जिसे पहनकर वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। ये देखकर मेरा दिल डगमगाने लगा, लेकिन मैंने अपने जज्बातों को खूब काबू करके रखा था। शॉपिंग करते करते कब वक्त गुजर गया हमें कुछ पता न चला। एक चीज़ मैंने इतने दिनों से नोट की थी, वो ये थे कि जीजाजी दीदी के जाने के बाद काफ़ी नर्वस हो गए थे। उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था, लेकिन मेरा साथ हो जाने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उसके बाद हमने मूवी देखी और रात का डिनर हम दोनों ने एक साथ किया। फिर हम बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। सर्दियों का मौसम तो ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। रात के टाइम बहुत ठंड महसूस हो रही थी। ठंड लगने की वजह से मैंने जीजाजी को पीछे से पकड़ लिया और यूं ही हंसते हंसते हम लोग घर पहुंच गए। लेकिन जब हम घर के मोहल्ले में पहुंचे तभी दूर से लोग हमें देखने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। और जब हम घर के दरवाजे पर खड़े हुए तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ये देखकर जीजाजी फिर से नर्वस होने लगे। उन्हें फिर डर लगने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे, मगर मैंने जीजाजी का हाथ बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था।
जब जीजाजी का हाथ पकड़कर मैं घर के अंदर दाखिल हो रही थी तो पीछे से मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, हे भगवान, ये क्या बेशर्मी मचाई हुई है इन लोगों ने। शुक्र है हमने आज इन लोगों को अपनी आंखों से रंग रलिया खेलते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये जीजा और साली का क्या खेल खेल रहे हैं। इनको तो अपने रिश्ते का भी लिहाज नहीं है। तभी दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी, अरे बहन, इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। इस बेचारी ने तो बिना माँ के अपनी जिंदगी गुजारी है। आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएगी। अरे ये तो इस घटिया आदमी को सोचना चाहिए था ना, जिसने पहले इसको भोली भाली दीदी को फंसाकर उसके साथ शादी कर ली और उसके बाद इस घर में दाखिल हो गया और ये अपनी साली पर अब डोरे डाल रहा है। इसके लक्षण ही ठीक नहीं है। तब इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई। इसके इरादे सही नहीं हैं। ये दोनों बहनों को काबू में करना चाहता है। इसके बाद इसे भी करके दूसरी औरत के पीछे भागेगा। मैं चाहती तो उनको जवाब दे सकती थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने जीजाजी की काफ़ी चिंता थी। वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए मैं चुपचाप उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन बाद में मुझे बाहर से औरत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो न जाने क्या क्या बोल रही थी। ये सब देखकर मैं भी बहुत घबरा गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। अगर किसी को सच पता चल गया तो न जाने क्या होगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठी मूठी कहानी सुना रहे थे, लेकिन न जाने मैं किस सोच में घूमती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं ये सोच रही थी कि न जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में न जाने कैसी कैसी बातें सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि जीजाजी को अपनी तरफ से खुश करने की हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन आखिर मैं मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नज़र लगा दी। ये सब मेरी वजह से हुआ था। इसी वजह से मैंने जीजाजी को खाने में नींद की दवा मिलाकर दे दी ताकि वो शांति से सो सकें। मेरे जीजाजी बहुत नेक और अच्छे दिल के इंसान थे। उन्होंने किसी से आज तक झगड़ा नहीं किया, लेकिन उनमें एक फोबिया था। वो ये है कि कोई भी उनके बारे में कुछ भी अगर गलत बात बोल दे तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते, डर के मारे कांपने लगते। खाना खाने के बाद जीजाजी बहुत सुकून से सो गए थे और उनके कमरे में उन्हें सोता हुआ देखकर कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ी लेट उठी तो मैंने देखा कि जीजाजी आज काम पर नहीं गए थे, बल्कि वह किचन में जाकर नाश्ता बना रहे थे। चुपचाप अपना मुंह हाथ धोआ और नाश्ता करने बैठ गई। मैं रात के बारे में जीजाजी से कुछ बात नहीं की थी, लेकिन जब मैं नाश्ता ही करने वाली थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे की बेल बजी। मैंने अपने कान खड़े कर लिए क्योंकि मुझे पता था कि मोहल्ले वाले बाहर आकर खड़े हैं और वो फिर से कल रात के बारे में फिर से कोई ना कोई बात जरूर करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। जीजाजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा मोहल्ले वाले घर के अंदर दाखिल हो गए और उन औरतों ने घर पर घुसते ही कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया था। जीजाजी खुद पर लगे इल्जाम को चुपचाप सह रहे थे, लेकिन जब उन औरतों ने मेरे बारे में गलत बोलना शुरू किया तो जीजाजी उन लोगों पर बरस पड़े। मैं हैरान से जीजाजी की तरफ देख रही थी। वो बड़ी तेजी से उन लोगों को जवाब दे रहे थे। कुछ देर बाद लोग चुपचाप मुंह लटका के घर से बाहर चले गए और जीजाजी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जीजाजी का ये रूप देखकर हैरान रह गई। आज सच में उन्होंने सही किया था। उन्होंने लोगों की बोलती बंद करवा दी और मैं भी खुशी खुशी नाश्ता करके कमरे में चली गई। तभी जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि जीजाजी के हाथ में मेरा मोबाइल था। न जाने वह किससे बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची तो वो मुझे कहने लगे कि तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं जीजाजी की मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई और जीजाजी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब मैं झूठ बोल नहीं सकती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, वो भी सच बोलने का। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती दरवाजे की बेल बजी और फिर से कोई घर में आया था। ना जाने अब कौन आया था, जिसे सुनकर जीजाजी तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए और मेरा मोबाइल सोफे पर पटक कर चले गए। मैंने तुरंत अपना मोबाइल पकड़ लिया। इससे पहले उन्हें मेरे दूसरे राज के बारे में पता चला। मैंने एक लंबी चैन की सांस ली और सोच रही थी कि अच्छा हुआ दरवाजे पर कोई आया है।
तभी अचानक जीजाजी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर जो था उसे देखकर मैं अचानक ही शॉक हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। उसे देखकर मैं तुरंत उसके गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दीदी को लेकर मैं घर के अंदर दाखिल हुई और फिर कुछ देर बाद मैं अपने दोस्त का बहाना करके घर से बाहर चली गई ताकि वो लोग अकेले में बैठकर बात कर सकें और पिछले सारे गिले शिकवे मिटाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। वैसे भी मैं मेरी दीदी को अब सौंप चुकी थी। अब मैं आप लोगों को जीजाजी की ज़िंदगी के बारे में सच बताती हूँ। दरअसल मेरे जीजाजी एक बार में वेटर का काम करते थे। वो बचपन से ऐसे नहीं थे, लेकिन शायद ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। वो अनाथ थे। उन्होंने जब होश संभाला तो खुद को दर दर की ठोकरें खाते हुए पाया था। जब वो 5 साल के हुए तो किसी ने, एक फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। वो उस फैमिली के साथ रहते थे। आखिर उनको माँ बाप का प्यार मिल गया। वो उस फैमिली के साथ उनके घर चले गए। शुरू के काफ़ी साल अच्छे गुजरे थे। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था वो काफ़ी अच्छा और अमीर परिवार था। उन लोगों ने जीजाजी को सड़क से उठाया और अपना नाम दिया। लेकिन जैसे ही जीजाजी जवान हुए तो काफ़ी सारे लोग थे जो कि उनकी खूबसूरती पर जलने लगे थे, क्योंकि जीजाजी बहुत ही हैंडसम थे और बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा मासूम थे। जो परिवार उन्हें अपने साथ ले गया था वो जॉइंट फैमिली परिवार था। वहाँ पर उनके स्टेप फादर के भाई के बेटे भी थे, जबकि उन लड़कों में कोई भी इतना हैंडसम नहीं था। इसलिए जब भी उन लड़कों का रिश्ता आता तो उन लड़कों की वजह जीजाजी को पसंद करके वो चले जाते। एक दिन उन लड़कों की माँ जीजाजी को बहाने से अपने साथ घर के बाहर ले गई और उन्होंने बीच रास्ते से ही जीजाजी को रुमाल पर नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद जीजाजी का कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो ये देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि वो एक बार रेस्टोरेंट पर पहुंच चुके थे। वो औरत अपने बेटों का बदला लेना चाहती थी और उसने घर वालों को बहाना बना दिया कि तुम्हारा बेटा कहीं मिल नहीं रहा। न जाने वो मुझे छोड़कर बीच रास्ते में कहाँ चला गया। मैं उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। जीजाजी के सौतेले बाप ने हर तरफ से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जीजाजी का कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस भी जीजाजी को ढूंढ नहीं पाई। जीजाजी की सच्चाई के बारे में उस दिन मुझे पता चला जब मैं अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को जीजाजी के बारे में जांच पड़ताल करने को कहा। जिस दिन दीदी और जीजाजी के बीच में झगड़ा चल रहा था और दीदी घर छोड़कर चली गई थी। जब उनकी माँ उनको बाहर छोड़ के चली गई, फिर 1 साल बाद जीजाजी वो बाहर से चुपचाप आते हुए बाहर निकले। कितने दिनों तक रास्ते पर भीख मांगते रहे। फिर एक दिन एक पुलिस वाले ने रात में उनको रास्ते में भीख मांगते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि तुम तो एक भले इंसान नजर आ रहे हो, तो फिर तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तब जीजाजी ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। तब उस पुलिस वाले ने जीजाजी को एक कंपनी में नौकरी दिलवा दी और इस तरह जीजाजी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे कि तभी जीजाजी को मेरी दीदी से मोहब्बत हो गई और दीदी उनसे शादी करके उन्हें अपने घर में ले आई थी। लेकिन दीदी को ये बात शादी के बाद पता चली तो इसलिए वो उन पर बहुत गुस्सा हुई और गुस्सा करके घर छोड़कर चली गई। लेकिन दीदी के जाने के बाद जीजाजी ने हमेशा फ़ोन पर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दीदी जीजाजी की कोई बात पर विश्वास नहीं करती। दीदी के जाने के बाद जीजाजी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि वो कभी भी अपनी असली ज़िंदगी की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से मैं हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करती थी, उनसे हंसी मजाक करती थी। दीदी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें जीजाजी की कोई गलती नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि तभी अचानक जीजाजी को रास्ते पर वही पुलिस ऑफिसर मिला और उन्होंने उसे फिर से अपनी सारी कहानी सुनाई। उस ऑफिसर ने दीदी से फ़ोन पर बात की और उन्हें पूरी बात अच्छे से समझाई। इस वजह से दीदी अब घर वापस आ गई है। लेकिन मेरी मेहनत और कोशिश पर जीजाजी ठीक होने लगे। मैंने जीजाजी का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से शुरू कर दिया था। मैं हमेशा उनका ख्याल रखती थी, जिसे सब लोग ने गलत समझा था। लोग मुझ पर और जीजाजी पर न जाने किस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे। दीदी पूरे 2 साल के बाद घर वापस आई थी। ये सोच सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
अभी तो मेरे रिश्ते फिर से मिल गए थे और मैं मिलकर उनके साथ जीना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा मेरे साथ मुमकिन नहीं था क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर जाना था। इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जीजाजी को आज ये बात सुबह पता चल गई थी कि इसके बारे में मैंने जीजाजी को नहीं बताया था। मैं जीजाजी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसी वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को कैंसिल करवा दिया और जीजाजी को फ़ोन पर इसी बारे में पता चल गया था। मेरी यही सच्चाई थी जिसके बारे में जीजाजी को मोबाइल के जरिए पता चल गया था। मेरी एक सहेली ने फ़ोन करके जीजाजी को बताया था कि मैं ट्रेनिंग पर जाने से मना कर दिया है। आखिरकार उसका सपना था, लेकिन वह अपने परिवार की वजह से आपको छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहती। शाम के टाइम जब मैं घर वापस लौटकर आई तो मैंने देखा कि जीजाजी और दीदी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। दीदी ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे डांटने के लिए तैयार बैठी है। मैं जाकर उन दोनों के पास बैठ गई और उन दोनों की प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। मैं अपनी जीजाजी और दीदी को अपने माता पिता समान समझती हूँ। जीजाजी ने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया था, इसलिए मैं चाहती थी मैं जीजाजी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ कि दीदी खुद ही घर वापस लौटकर आ गई। अब मैं बेफिक्र से अपनी ट्रेनिंग के लिए जा सकती हूँ। दीदी और जीजाजी ने मुझे समझाया कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर आराम से जा सकती हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम ज़रूर बताना। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम अपना सपना पूरा करो और कामयाब डॉक्टर बनकर घर वापस लौटना। मुझे दीदी और जीजाजी से बहुत हिम्मत मिली थी। मैं बहुत खुश थी, पर दोनों भी अब आराम से बात करने के बाद ठीक हो गए थे। जीजाजी के साथ जो हुआ था उसमें कोई गलती नहीं थी, इसीलिए दीदी ने जीजाजी के बारे में सच्चाई जानकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मैं अब बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई हूँ और मेरा अपना हॉस्पिटल भी है। मेरे जीजाजी और दीदी भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और आज मेरी दीदी और जीजाजी के पास 2 बेटियां हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और मैं भी अपनी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी मेरे जीजाजी जैसा लड़का मिल जाए जो मेरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल ले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ऐसी ही कहानी आपके लिए आती रहेगी।